नमस्कार। हिंदी जी के टुडे में आपका स्वागत है। कल हमने स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पता किया था कि स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। जैसा कहा था कि स्वरों का वर्गीकरण 3 रूप में है: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत्व। ह्रस्व यानी एक मात्रिक स्वर जिसमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ द्विमात्रिक जिसमें 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा था हमारा प्लुत्व। प्लुत्व जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, स्वर है। प्लुत्व मूल भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि प्लुत्व जो है किस भाषा का स्वर है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लुत्व जो है मूल भाषा अर्थात संस्कृत का स्वर है, उसमें प्रयोग होता है। और प्लुत्व जो है पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषा के रूप में अगर हम इसकी चर्चा करें तो वे स्वर जिनका उच्चारण लंबे समय तक एक साथ होता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। एक साथ होना यानी जब हम किसी ध्वनि को लंबे समय तक खींचते हैं, जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसके पीछे से आखिरी शब्द को लंबे समय तक खींचते हैं, तो वहां पर हम प्लुत्व ध्वनि को उच्चारित करते हैं। जैसे इसमें 3 मात्राओं का प्रयोग होता है, जिसका उदाहरण है ओम। ओम, ये जो 3 मात्रा है यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत्व। दीर्घ से तिगुना समय लगने वाला स्वर जो है हमारा प्लुत्व कहलाता है। इसीलिए संस्कृत में जब ओम लिखा जाता है तो यहाँ पर 3 लिखा जाता है। और इसी तरह के जो शब्द आते हैं जैसे गैया, जब हम इसका उच्चारण करें लंबे समय तक, अगर हम इसका उच्चारण करें इस तरह से, अगर म्यूजिक में आपने देखा होगा तो जो संगीत के पीछे इस तरह से लिखा होता है तो वो होता है कि यानी मात्रा कि जो लंबे समय तक खींचा जाए वो शब्द प्लुत्व में आता है। यानी ये जैसे गैया, पीछे तक हम अगर खींच रहे हैं तो वो जो है कहीं आपका प्लुत्व का स्वर कहलाता है। इसी तरह से होता है मैया, यानी जिन ध्वनियों को हम पीछे लंबे समय तक के लिए खींचते हैं वो हमारे प्लुत्व स्वर में आते हैं। संगीत में इस तरह की ध्वनि का, इस प्लुत्व स्वरों का प्रयोग आपने देखने को मिला होगा। और आप देखते होंगे कि पीछे की जो धुन होती है कई बार हम उनको लंबे समय तक खींचते हैं। लगातार आवाज जो है पीछे की ओर खींचती है। अब और वो आवाज यानी वो ध्वनि होने वाली जो लंबे समय तक खींच रही है वो हमारा प्लुत्व स्वर का उच्चारण होती है। तो प्लुत्व क्या हुए? वे स्वर जिनका उच्चारण हम जो है लंबे समय तक प्रयोग करते हैं, यानी उनका उच्चारण हम लंबे समय तक करते हैं, वो हमारे प्लुत्व कहलाते हैं। अब प्लुत्व स्वर कितने हैं उस पर आती है। तो प्लुत्व स्वर कितने हैं? प्रश्न है कि प्लुत्व स्वर कितने हैं। तो प्लुत्व स्वर आपके 8 हैं। यानी ये प्लुत्व जो है हमारे 8 हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये प्लुत्व स्वर में शामिल होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये प्लुत्व स्वर में शामिल होते हैं क्योंकि ये अगर देखें तो दीर्घ स्वर हैं और दीर्घ स्वरों को हम प्लुत्व स्वर में शामिल करते हैं। हिंदी में हमारे 8 हैं। संस्कृत में ये मूल भाषा में संस्कृत में जो है ये 9 हो जाते हैं। संस्कृत में इनकी संख्या 9 है। 8 आपके किस में हुए? हिंदी में आपके 8 हुए और संस्कृत में जो है ये 9 होते हैं। 9 कौन से हुए? एक आपका आता है दीर्घ री। मैंने कल वाले में भी बात की थी
दीर्घ री यानी जहाँ पर ये दो टाके उसमें शामिल होते हैं वो आपका दीर्घ री कहलाता है। इसको मिलाकर जो है आपके संस्कृत में 9 स्वर होते हैं यानी 9 प्लुत स्वर कहलाते हैं, और हिंदी में जो है ये 8 स्वर होते हैं। तो इनका भी हमें पता होना चाहिए कि प्लुत्व क्या है, आपका पारिभाषिक शब्द है, संस्कृत का ये प्रयोग होने वाला शब्द है, और इसका जो उच्चारण होता है 3 मात्राओं, यानी जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें उच्चारण करने में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसको जो है प्लुत्व में शामिल किया गया। और ह्रस्व में 1 मात्रिक यानी 1 मात्रा का प्रयोग किया जाता है, दीर्घ में 2 मात्रा का, प्लुत्व में 3 मात्रा का। जैसे ये मैंने लिखा है, तो जहाँ पर इस तरह का होता है यानी वो शब्द जो है आपका प्लुत्व में शामिल होता है। प्लुत्व कितने होते हैं? प्लुत्व 8 होते हैं, जिनकी संख्या ये आपको दे दी गई है, यानी दीर्घ स्वर जो हैं हमारे प्लुत्व में शामिल होते हैं। संस्कृत में इनकी संख्या 9 है, यानी ये दीर्घ री का जब हम इसमें उच्चारण करते हैं तो दीर्घ री संस्कृत का मिलाकर हमारे 9 मूल भाषा के प्लुत्व स्वर हैं। ये था हमारा स्वरों का वर्गीकरण। अब इसमें जो दूसरा वर्गीकरण आता है, दूसरा वर्गीकरण आता है हमारा होठ की आकृति के आधार पर। होठ की आकृति के आधार पर यानी जो हमारा मुख है उसमें हमारे होठ जो हैं वो सबसे ज़्यादा, अगर कहें तो जीवा और होठ जो हैं हमारे काम करते हैं, क्योंकि जिस भी ध्वनि को या जिस भी शब्द को हम उच्चारित करते हैं तो उसमें हमारी सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली जिह्वा है और उसके बाद होठ है। तो होठ की आकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे है, यानी कितने प्रकार के होते हैं और इनका उच्चारण किस तरह से किया जाता है, इन पर बात करेंगे। इसमें नंबर 1 है आपका वृत्ताकार, दूसरा है आपका अवृत्ताकार। वृत्त से हमें पता चल गया है कि वृत्त यानी गोल, गोल आकृति वाला। वृत्ताकार, वृत्त प्लस आकार, यानी जिसमें होठों की शेप कैसी हो, गोल हो। और अवृत्ताकार, अ प्लस वृत्त प्लस आकार, अ नहीं वृत्त गोल प्लस आकार, यानी जिसमें हमारे होठों की आकृति गोल ना हो वो हमारे कहलाते हैं अवृत्ताकार, और जिनमें हमारी होठों की आकृति गोल हो जाए वो कहलाते हैं वृत्ताकार। इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वृत्तामुखी, और इसका है अवृत्तामुखी। मुखी यानी मुख, कि जिनके उच्चारण में जो है हमारा मुख गोल आकृति में और जिसमें हमारा गोल आकृति में मुख हो जाए वो हमारे जो हैं होठ के आधार पर नाम है। यानी पहला है हमारा वृत्ताकार, वृत्त प्लस आकार, और दूसरा है हमारा अवृत्ताकार, जिसमें इसको वृत्ताकार को हम वृत्तामुखी भी बोलते हैं और अवृत्ताकार को अवृत्तामुखी भी कहते हैं। अब आता है कि अवृत्ताकार क्या है, और अब बात करते हैं कि होठ की आकृति के आधार पर जब हमने इनको 2 नाम दिए हैं कि वृत्ताकार और अवृत्ताकार, तो इनके परिभाषित रूप में हम इन्हें किस तरह से व्याख्यायित करेंगे।
यानी जैसा मैंने अभी कहा कि वृत्त गोल आकृति लेने वाले वृत्ताकार कहलाते हैं, और जिनमें मुख की आकृति हमारी गोल नहीं होती वो हमारे अवृत्ताकार कहलाते हैं। तो पारिभाषिक रूप में, जिनमें ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है वह वृत्ताकार कहलाते हैं। पारिभाषिक रूप में भी कि जिनमें हमारे होठों की जो आकृति है वो गोल हो जाती है, और आकृति में क्या है कि खुले गोल होते हैं, वो वृत्ताकार कहलाते हैं। और दूसरा है हमारा अवृत्ताकार, वृत्त के आकार में जब होठ ना हो, यानी जब हमारे होठ बोलते वक्त गोल ना हो, तब वे अवृत्ताकार कहलाते हैं। यानी जब हम इनका उच्चारण करने में अपने होठों को खोलते हैं तो ये जो है गोल आकृति में नहीं होते, तो वहाँ पर हमारा जो है हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा अवृत्ताकार होता है, यानी अवृत्ताकार मुखी भी इसको कहा जाता है। और जब हमारे होठों की आकृति गोल हो जाती है तो वहाँ पर जो है वो वृत्ताकार रूप में होते हैं। अब वृत्ताकार कितने हैं हमारे और अवृत्ताकार हमारे कितने हैं, इन पर हम बात करेंगे। इनकी संख्या हमारी है 4। उ, ऊ, ओ, औ। यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठों की आकृति है वो गोल हो जाती है। इसका एक उदाहरण मैं दूंगी, बहुत सरल सा है कि जब हम विजिल बजाते हैं यानी सीटी वगैरह बजाते हैं तो हमारे जो होठों की आकृति होती है वो गोल आकृति में हो जाती है। यानी जब हम अपने मुख से कोई भी वायु निकालते हैं तो उस समय जो हमारे होठों की आकृति होती है वो गोल आकृति में हो जाती है। तो वहाँ पर जो है हमारा कौन सा होगा, वहाँ पर हमारा होगा वृत्ताकार। और उनमें 4 संख्या मैंने आपको बताई है, उ, ऊ, ओ, औ। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो आप बोलते हुए भी देखेंगे कि जब मैंने ऊ का उच्चारण किया तो ऊ में हमारी आकृति कैसे हुई, और जब मैंने ऊ का उच्चारण किया तो यहाँ पर पूर्ण गोल हो गई, और ओ का उच्चारण किया तो यहाँ पर भी गोल है, और औ का उच्चारण किया तो शेप में बिल्कुल एकदम गोलपन आ गया, गोलपन आ गया। तो ये हमारे जो हैं 4 हैं, और इन्हीं को हम वृत्ताकार कहते हैं, क्योंकि जब हमारी मुख की आकृति है तो वो हमारी पूर्ण रूप से जो है वृत्ताकार हो जाती है। यानी शेप की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से हमारे होठों की शेप हो जाती है। तो ये हमारा आता है वृत्ताकार में।